नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एसएन गुरुकुल पर। आज हमारे साथ हैं रवि कुमार जी, जिनका सिलेक्शन बीपीएससी टीआरई के अंतर्गत 1 to 5 में हुआ है और इन्होंने आज पहले दिन ही डॉक्यूमेंटेशन का कार्य सफलतापूर्वक संपन्न कराए हैं, अर्थात दस्तावेज सत्यापन इनका हो चुका है। तो इनसे दस्तावेज सत्यापन से जुड़े सारे तथ्यों को जानेंगे, क्योंकि इसे लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के दिलो दिमाग में काफ़ी सारे असमंजस हैं, दुविधाएं हैं, वो टोटली कंफ्यूज्ड हैं और वे घबराए हुए हैं। तो आज इस वीडियो में आप अंत तक बने रहेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद, भले ही यह वीडियो थोड़ी लंबी होगी, लेकिन आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद दस्तावेज सत्यापन से जुड़े सारे असमंजस आपके दूर हो जाएंगे। तो हम स्वागत करते हैं अपने चैनल एसएन गुरुकुल पर रवि जी का, और सर्वप्रथम इनसे हम जानेंगे इनका परिचय। नाम तो हमने बता ही दिया, ये रहने वाले कहाँ का हैं और अन्य इनसे जुड़ी बातों को उसके बाद दस्तावेज सत्यापन से जुड़े बिंदुओं पर हम विचार करेंगे। रवि जी, आप अपना पूरा परिचय सर्वप्रथम हमारे सभी दर्शकों को दें, उसके बाद हम दस्तावेज सत्यापन से जुड़े तथ्यात्मक बातों के साथ आगे की सिलसिला जारी करेंगे। नमस्कार सर, और सभी दर्शकों को भी नमस्कार। मैं बिहार राज्य का औरंगाबाद ज़िले का निवासी हूँ जी। और मैंने बीपीएससी का पीआरटी का जो एग्ज़ाम हुआ था, ये एग्ज़ाम दिए थे, जिसका आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। मेरा रिजल्ट मतलब कि आज डॉक्यूमेंट जैसे पेज नंबर था, तो मेरा पेज नंबर 9 में मेरिट लिस्ट में आया था, जिसके कारण मेरा आज ही डेट पड़ा था। अच्छा, आपने आवेदन किस कैटेगरी से किया और आपका रिजल्ट किस कैटेगरी से हुआ कि आपको पहले दिन ही दस्तावेज सत्यापन हेतु आपको जाना पड़ा? मैंने आवेदन तो ओबीसी कैटेगरी BC2 जो होता है उसके अंतर्गत किया था जी। पर मेरा रिजल्ट जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी जो होता है, मतलब जनरल के अंतर्गत आया था। अच्छा, आपका हालांकि ऐसे बीपीएससी आयोग के द्वारा रिजल्ट कार्ड नहीं दिए गए हैं और ऑफिशियली रिजल्ट भी घोषित नहीं किया गया है, लेकिन OMR सीट आपको प्रदान किया गया है और साथ में ऑफिशियल आंसर की भी जारी किए गए हैं। तो उसके आधार पर आपका कितना मार्क्स आया कि आप अपने कैटेगरी को छोड़ करके और UR में आपने जगह बनाया? मेरा OMR और फाइनल आंसर की को मिलाने के बाद लगभग 72 अंक लगभग मिल रहे थे जब फाइनल मैंने आंसर मिला, मतलब टेस्ट वाले। तो 72 अंक पर मेरा जनरल कैटेगरी के अंतर्गत लिस्ट में मेरिट में नाम आया। अच्छा, यानी कि आप OBC से आपने आवेदन किया, लेकिन आपका 72 मार्क्स आया, इस वजह से आपका मेरिट लिस्ट में जो है UR कैटेगरी में आप जगह बनाने में कामयाब हो पाए। लेकिन ये 72 नंबर जो है कोई ऑफिशियल, मतलब कि अभी तो कोई रिपोर्ट कार्ड जारी नहीं किया गया, ये अपने अनुसार मैंने जो मिला है अपना OMR सीट, इसके अनुसार 72 अंक है। अच्छा, आपसे अगला प्रश्न होगा, आप 1 to 5 में आपका सिलेक्शन हुआ है जी, और आपने आज सफलतापूर्वक दस्तावेज सत्यापन भी आपने करा लिया है जी। तो दस्तावेज सत्यापन के लिए जब आप घर से निकल रहे थे या फिर जब आप काउंसलिंग सेंटर पर आप पहुंचे, तो आपको क्या फीलिंग हो रहा था? क्या आपके दिलो दिमाग में भी घबराहट थे, असमंजस थे, दुविधाएं थे, या किस प्रकार आप फीलिंग कर रहे थे? और जब वहां पे गए और अन्य अभ्यर्थियों से जब आप मिले, तो उनके अंदर दस्तावेज सत्यापन को लेकर के कितनी दुविधाएं देखने को आपको मिला और किस प्रकार उनका फीलिंग था, इमोशन था, इसके बारे में आप कुछ बताएं। घबराहट होना तो एक नेचुरल चीज़ है, इस तरह के कामों में होती ही है। और लेकिन एक चीज़ और है, सेंटर पर जाने के बाद मैंने पाया कि मुझसे भी ज़्यादा घबराए हुए वहाँ पर स्टूडेंट बहुत सारे थे। अच्छा। तो घबराहट होना एक नेचुरल चीज़ है और सभी के अंदर एक थी। अच्छा। थोड़ी फर्स्ट डे भी था, पहले से कोई किसी का इस तरह से मतलब कि जो पता चले, जिसको लेकर थोड़ी सी और अनजान होने की वजह से घबराहट थी। अच्छा। और वहाँ पे सारा व्यवस्था ठीक ठाक था, मतलब कि मेरा तो होम डिस्ट्रिक्ट है, इस वजह से नज़दीक ही था, तो घबराहट तो थी। अच्छा, मतलब आपके अंदर भी घबराहट थी? बिल्कुल। और आप जैसा बता रहे हैं कि जब आप काउंसलिंग सेंटर पर गए तो वहाँ पे जो अभ्यर्थी थे, तो उनमें से कुछ अभ्यर्थियों के अंदर आपसे भी अधिक घबराहट थी और उनके अंदर काफ़ी असमंजस की स्थिति भी थी जी। लेकिन जैसे जैसे प्रक्रियाएं आगे बढ़ी, सब सामान्य होते गया। जी। सूचना तो वहाँ पे लिखा, मतलब कि सारा चिपकाया हुआ था। अच्छा। कि कैसे डॉक्यूमेंट किया, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए। अच्छा। फिर भी विद्यार्थी उसको लेकर भी थोड़ा संगमस में, मैंने कन्फ्यूजन में पड़े हुए थे। लिखी हुई बात भी उनको समझ में नहीं आ पा रहा था, इसलिए कि वे काफ़ी घबराए हुए थे। जी। और उसके बाद लिखा हुआ है सारा चीज़ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किसका किस कमरा नंबर में है, कहाँ पे कैसे होगा, सारे बातें वहाँ पे दिशा निर्देश दिए गए हैं लिखित रूप से। उसके बाद भी
एक अभ्यर्थी दूसरे अभ्यर्थी से उन सारे बातों पर चर्चा करते हुए आप पाएँ, और आपसे भी बहुत लोगों ने पूछा, आपका तात्पर्य ये है। जी बिल्कुल। और ऐसा प्रारंभ से ही होते रहा है, नहीं? जी हाँ। कि जो भी नोटिस लिखित रूप से जारी किए गए हैं बीपीएससी आयोग या शिक्षा विभाग के द्वारा, उसमें अभ्यर्थियों का काफ़ी असमंजस रहा है। इस पर भी हम आगे बात करेंगे। सर्वप्रथम हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि जब पीआरटी का रिजल्ट नहीं आया था, तो उससे पूर्व जो दस्तावेज सत्यापन का शेड्यूल जो शिक्षा विभाग ने जारी किया था, उसमें 22, 23 और 24 अक्टूबर को 1 to 5 का दस्तावेज सत्यापन होना था। लेकिन अटेंडम शिक्षा विभाग जो है उस शेड्यूल में बदलाव करते हुए और नया शेड्यूल जारी करता है। और तो वह आप तक कैसे पहुंचा, कब पहुंचा, और कैसे आप जाने कि जो है हम रात में सोए हैं और सुबह जो है 20 अक्टूबर को जाना है दस्तावेज सत्यापन है, तो इनकी सूचना आपको कैसे प्राप्त हुई? मुझे तो रात्रि तक पता भी नहीं थी कि कल से, मतलब आज के डेट मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है आज का। अच्छा। मुझको आज सुबह ही पता चला, वो भी आपके चैनल के माध्यम से। अच्छा। कि आज ही मतलब इस तरह से रिसीव्ड हो चुका है डेट। अच्छा। तो मुझको वहीं से नोटिफिकेशन मिला, मैंने देखा और सुबह मैंने रेडी सारा डॉक्यूमेंट, चूँकि मैं पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था। अच्छा। तो आज मैंने फिर से एक बार मिलाया सारे डॉक्यूमेंट को और लेकर के सेंटर की तरफ चला गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो सेंटर जहाँ पे दिया हुआ था। मतलब आप हमारे इस चैनल एसएन गुरुकुल को आप फॉलो करते हैं? जी बहुत पहले स्टार्ट से ही मैंने इसी से माध्यम से सारा, क्योंकि एक चीज़ देखने को हमेशा मिला इसमें कि बीपीएससी अपना बराबर नोटिफिकेशन जो है चेंज करते आया है, एक नए नोटिफिकेशन को लाते रहा है। इसी वजह से कन्फ्यूजन शुरू से ही बना हुआ है। अच्छा। इसको लेकर के सारा चीज़ वहीं समझ पाना बहुत मुश्किल है। अच्छा, मतलब आपका तात्पर्य ये है कि जो बीपीएससी आयोग या शिक्षा विभाग जो लिखित रूप से नोटिस वो जारी करता है, वह उसका जो शब्द इतने क्रिटिकल होते हैं कि सामान्य अभ्यर्थियों को उसका मायने समझ पाना काफ़ी मुश्किल होता है। ये भी चीज़ है, और नोटिफिकेशन भी वो एक पे एक अच्छा ताबड़तोड़ जो है नोटिफिकेशन लाते रहते हैं, और अपने आगे की जो कहते हैं उसे कब बदल डालते हैं इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसके लिए जो है एसएन गुरुकुल आपको काफ़ी जो है प्रारंभ से ही मददगार साबित हुआ है। कहीं एक ऑथेंटिक सोर्स सबको होना चाहिए। मुझको ये मिला, मैंने इसको फॉलो किया, जहाँ से आपको ऑथेंटिक खबर मिल सके। जी बिल्कुल। और इसी प्रकार से अन्य भी हमारे कई भाई बंधु हैं जो अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रत्येक खबरों पर नज़रें बनाए होते हैं, और जैसे ही बीपीएससी आयोग शिक्षा विभाग से कोई खबर निकलता है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए, वे तुरंत जो है वीडियो के माध्यम से उन्हें सूचित करते हैं, और जो अभ्यर्थी जिस भी चैनल से जुड़ा हुआ है उसको लाभदायक साबित हुआ है। और हमारे जैसे ऐसे कई दर्जनों यूट्यूब चैनल के वजह से लोगों को ससमय सूचनाएं प्रदान हुई है, प्राप्त हुई हैं, जिसके वजह से जो है वो ससमय अपने कार्यों को निपटाते आए हैं। तो इसके लिए हम भी अपने जैसे उन बंधुओं को जो इस कार्य से जुड़े हुए हैं उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। धन्यवाद के सभी पात्र हैं। आपसे अगला प्रश्न होगा, चूँकि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिला है, जी हाँ, इसलिए आपने आज ही सुबह में आपको एसएन गुरुकुल यूट्यूब चैनल के माध्यम से जब आपकी नींद खुली, नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर था, आपने खोला, आपने पाया कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन जो है आज ही के दिन होना है। और आप चूँकि आपने पूर्व से ही सारे डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर रखे थे, इसलिए आप उठे और जो है ससमय पहुंच गए। लेकिन आप आज जो डॉक्यूमेंटेशन होना था उसमें काफ़ी लोग जो है दूसरे राज्य से थे, कोई बिहार के भी थे, तो कई दूसरे जिला से थे। किसी का ऐसे जिला में दिया गया है जो जहाँ पर उनका निवास स्थान है वहाँ से 250-300 किलोमीटर की दूरी पर है, और साथ ही जो रूट है वह भी सामान्य नहीं है। उनको जाने में बिहार के अंदर ही एक कोने से दूसरे कोने में जाने में उनको पूरा दिन गुजर सकता है। साथ ही दूसरे जो राज्य हैं, कोई राजस्थान से है, कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से है, कोई उत्तराखंड से है, कोई यूपी के किसी कोने से है, कोई बंगाल से है, कोई झारखंड के किसी कोने से है। तो क्या वैसे अभ्यर्थी आपको देखने को मिले? यदि नहीं मिले, यदि वो आज पहुँच नहीं पाए, तो क्या उनके लिए क्या समस्या उत्पन्न हो सकती है? क्या वो अगले दिन करा सकते हैं? ऐसी कोई जानकारी आपको प्राप्त हुई है, ताकि हमारे जो व्यूअर हैं दूरस्थ रहने वाले, जिनका जो है जिला अलॉट जो है वो अपने जिला से 250-300 किलोमीटर दूरी पर उनका जिला अलॉट हुआ है, या दूसरे राज्य के जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको जो है उनके अंदर जो है दुविधा समस्या है, जो डरे सहमे हुए हैं, वे जो है घबराए नहीं। इस प्रकार के कोई मार्गदर्शन आपको प्रदान हुआ है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से उन सभी व्यूअर्स को प्रदान करने का प्रयास करें। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि केवल आज ही मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। जिनका डेट आज है वो आज ही केवल पहुँच सकते हैं। जो आज किसी वजह से नहीं पहुँच पाए हैं, बिल्कुल वो अगले दिन आए और होगा। ऐसा कोई बात नहीं है कि आज अगर डेट खत्म हो गया तो अगले दिन नहीं हो पाएगी, होगी। और ऐसे संख्या में बहुत सारे विद्यार्थी थे जो कि अन्य राज्य के या बहुत दूर के जो नहीं पहुँच पाए। अच्छा। आज जितना लिस्ट था उसका लगभग 10 या 20% ही मेरे अनुसार, अच्छा, और भी बाकी हो सकता है इससे कम बेसी डेटा हो, लगभग स्टूडेंट पहुँच पाए थे।
मतलब जैसा मुझको दूर दराज के रहने वाले या दूसरे राज्य के रहने वाले नहीं थे, ऐसा कह बहुत सकते कम हैं। संख्या में, ना केवल अदर स्टेट के तो मुझे नहीं मिले, कोई नहीं मिला नहीं मिला। और इसमें मतलब वहाँ से जो खबरें मिली है, आप जैसा बता रहे हैं, चूँकि आपने दस्तावेज सत्यापन किया तो इस प्रकार की बातें होती हैं। तो दूसरे जो राज्य के हैं या दूसरे जो जिला से हैं जो नहीं पहुँच पाए हैं, उनके लिए आप कहना चाह रहे हैं कि वो घबराए नहीं, क्योंकि यह कोई बाध्यता नहीं था कि जिनका आज के डेट में शेड्यूल है वो आज ही करा लें। जी, इसमें कोई बाध्यता नहीं। जो नोटिस शिक्षा विभाग के द्वारा जो जारी किया गया है वो साफ साफ उसमें लिखा हुआ है कि सिर्फ जो शेड्यूल है उसको इसलिए बांटा गया है अलग अलग डेटों में ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो और किसी प्रकार से कोई किसी प्रकार से उसमें समस्या उत्पन्न ना हो, कोई जो है उसमें भगदड़ ना हो, ताकि काम जो है सहजतापूर्वक हो जाए। हाँ, सुचारू रूप से काम हो जाए। उसमें जो काउंसिल करने वाले अधिकारी पदाधिकारी या जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनको भी सहूलियत हो और जो अभ्यर्थी जा रहे हैं काउंसलिंग कराने के लिए उनको भी सहूलियत हो, आराम से हो जाए। इसलिए बाध्यता नहीं है, ऐसा आपका कहना है। क्योंकि पीआरटी में संख्या बहुत अधिक है। अच्छा। इस वजह से एक दिन भी पॉसिबल भी नहीं था। 1-2 दिन में जितनी संख्या है उतने को लेकर बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। एक दिन में कर पाना मुश्किल था। इस वजह से एक डेट सही दिया गया है, इसमें सहजता होगी और ये सही तरीका है करने का भी। मतलब अभ्यर्थियों के हित का ख्याल रखते हुए शिक्षा विभाग ने ऐसा किया है। इसलिए जो आज नहीं पहुंच पाए हैं, जिनका शेड्यूल था, वो आराम से जो है बेझिझक वो कल आए, परसों आए, और जिस दिन आप आएंगे 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, आपको भगाया नहीं जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जवाब देने के लिए। अब आगे हम लोग सिलसिला जारी करते हैं। आपने आज सफलतापूर्वक काउंसलिंग कराया, आपका दस्तावेज सत्यापन हुआ, तो आप जो है किस प्रकार आपने कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स आप ले करके गए थे? चूँकि डॉक्यूमेंट्स को लेकर के प्रत्येक अभ्यर्थियों के दिलो दिमाग में जो है वो असमंजस उत्पन्न रहता है। उनका लिखित रूप से उनको दे भी दिया गया है नोटिस, वहाँ पे भी लिखा हुआ है, फिर भी जो असमंजस में रहते हैं कि कौन सा डॉक्यूमेंट्स देना है, नहीं देना है। तो आप भी इसको लेकर के घबराए हुए होंगे। तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स घर से लेकर गए थे और वहाँ आपसे कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स रिसीव किया गया? आप किस प्रकार अपना फाइल तैयार किए और कैसे डॉक्यूमेंट्स को आपने सजाया? इन सारे बातों को जो है आप पूरी विस्तारपूर्वक बताएं, ताकि जो इस वीडियो को देखने के बाद जो अभ्यर्थी डॉक्यूमेंटेशन के लिए जाएं, उनके अंदर किसी प्रकार घबराहट और असमंजस या दुविधा जो है वो संशय न रहे उनके दिलो दिमाग में। डॉक्यूमेंटेशन में जो सर्वप्रथम तो वो डॉक्यूमेंट चाहिए जो कि आपने बीपीएससी के फॉर्म भरते समय अपलोड किए थे। वो भी वाटरमार्क जिस पे कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ हो। मतलब अपना लॉगिन करिए और लॉगिन करके वहाँ से डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए। अच्छा। एक कॉपी सारा हो रहेगा, सेल्फ अटेस्टेड। अच्छा। नीचे अपना अटेस्ट करके, सेल्फ अटेस्ट करके अपना साइन करके उसमें डेट डाल देना है। जिस दिन भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाइएगा उस तारीख, उस दिनांक का उसमें डेट रहेगा। और एक कॉपी हो चाहिए टोटल। उसके बाद आपका एडमिट कार्ड, फॉर्म का जो प्रिंट आप लिए थे फाइनल प्रिंट वो चाहिए, 3 कलर फोटो चाहिए। और इसके अलावा शैक्षणिक डॉक्यूमेंट आपके पास जो भी हैं, जैसे आप हो सकता है कि फॉर्म फिलअप करते समय मैट्रिक का आप सर्टिफिकेट लगाए हों, लेकिन वहाँ पे मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अलावा मैट्रिक का मार्कशीट भी आपको ले जाना आवश्यक है। अच्छा। इंटर का भी अगर आप सर्टिफिकेट या मार्कशीट दोनों को एक चीज़ लगाए हैं तो दोनों चीज़ ले जाना है। ऐसा नहीं आप सोचिए कि मैंने केवल मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगाया था तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट ही ले जाओ इंटर। अच्छा। नहीं, सर्टिफिकेट और उसके साथ में मार्कशीट भी रखना आवश्यक है। तो इसी तरह से जितने भी शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, आधार कार्ड होगा, इसके अलावा आधार कार्ड, और आप आरक्षण रखते हैं तो आरक्षित अपना ओबीसी या एनसी जो भी आपका आरक्षित कैटेगरी है उसका प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, सभी का एक कॉपी, और एक वाटर जो मार्क वाला कॉपी है उसके अलावा एक कॉपी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का फोटो कॉपी करवाना है, एक और 2 बंडल बना लेना, फिलअप करने अलग अलग। दोनों में आपका एडमिट कार्ड लगेगा, दोनों में आपका फॉर्म का प्रिंटअप लगेगा रिसीविंग का, और साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट तो रखना ही है। ये सभी डॉक्यूमेंट को एक फाइल बना करके और उसमें रख लेना है और वही वहाँ पर सबमिट होगा, और साथ में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट रखना है। अच्छा। और एक मुख्य बात, आधार से रजिस्टर्ड जो फ़ोन नंबर है वो ले जाना आवश्यक है। अच्छा। वो उसके बिना आपका काम लगभग न चलने वाला है। अच्छा, मतलब उसका सर्वप्रथम और बहुत ज़्यादा महत्व, उसके बिना काम रुक सकता है। मैंने देखा मेरे साथी अभ्यर्थी थे जिनका कि शायद आधार से जो फ़ोन नंबर लिंक था वो बंद हो चुका था। उन्होंने बताया कि मेरा नंबर जो है वो बंद हो चुका है, अभी अवेलेबल वो नंबर है नहीं, बंद हो गया है। अच्छा। तो वहाँ जो स्टाफ थे काउंसलिंग करने वाले वो बोले कि इसमें कुछ अभी नहीं कर पाएंगे, सभी हम लोग को निर्देश, मतलब इसी से काम ही हो रहा है। अच्छा। वो नंबर आवश्यक है, चाहिए। आगे हो सकता है इस पर कोई सोल्यूशन आए इसका, लेकिन फिलहाल उन्होंने ऐसा ही बताया कि अभी वो नंबर रहेगा तभी आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो पाएगा, मतलब आगे कार्य बढ़ेगा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि सब कुछ सही है। उन्होंने अपनी मेहनत के बदौलत सीटेट पास किया, एस्टेट पास किया, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा को उन्होंने उत्तीर्ण किया, मेरिट लिस्ट में अपना जगह बना पाया,
उनका दस्तावेज भी सारे सही हैं, जी। लेकिन यदि उनका आधार से मोबाइल लिंक नहीं है या आधार से जो मोबाइल लिंक था वो बंद हो गए हैं या किसी कारणवश आधार से जो मोबाइल लिंक है उस पर OTP नहीं आ पा रहे हैं, तो उनका दस्तावेज सत्यापन नहीं होगा। तो आपको क्या लगता है, क्या सिर्फ इस एक वजह से उनको दस्तावेज सत्यापन से रोकना चाहिए या उसके लिए शिक्षा विभाग को कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाया जाना चाहिए? केवल इस वजह से रोकना एक अनुचित होगा। बिल्कुल। शिक्षा विभाग को कोई अन्य प्रक्रिया या उसके लिए ऑप्शन देना ज़रूरी है। अच्छा। वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि आज का जो था कि मतलब आज अभी दिशा निर्देश शायद उसी प्रकार आए हुए थे, इसलिए वही चल रहा था, लेकिन आगे इसका वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए, ये ज़रूरी है। अच्छा। एक ही विद्यार्थी नहीं, इस तरह के बहुत सारे विद्यार्थी होंगे जिनका कि आधार से फ़ोन नंबर लिंक ना हो या लिंक हो तो अवेलेबल ना हो, स्टाफ मैंने बहुत तरह की उसमें समस्या हो। OTP वाला समस्या एक नहीं बल्कि हज़ारों अभ्यर्थियों के साथ हो सकती है, ऐसा हो सकता है, इसलिए शिक्षा विभाग को इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाना चाहिए। हालांकि आज शुरुआत दिन था और इसको लेकर के जो है जो काउंसलर थे या जो भी वहाँ पे स्टाफ थे उनको शिक्षा विभाग की तरफ से गाइडलाइन नहीं था, इसलिए वो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन आज OTP के वजह से जिनका दस्तावेज सत्यापन का कार्य बाधित हुआ है वो कल भी जाएं, परसों भी जाएं, जब तक नहीं होता है तब तक जाएं। इसको लेकर के जितनी शिकायतें अधिक जाएंगी शिक्षा विभाग अवश्य ही इस पर विचार करेगी और इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाएगी। इसके वजह से आपका दस्तावेज सत्यापन का कार्य बाधित नहीं होना चाहिए और सिर्फ इस एक वजह से जो है आपका नियुक्ति न हो, यह बिल्कुल ही न्यायोचित और अन्यायपूर्ण होगा। क्योंकि आज का प्रक्रिया ही ऐसा था कि सर्वप्रथम आपसे आपका एडमिट कार्ड लिया जाएगा। अच्छा। उसका रोल नंबर वो अपने कंप्यूटर में अंकित करेंगे, वहीं से आपका जो है ID खुलेगा। अच्छा। मतलब आपको प्रोफाइल में दिखाएगा। उसके बाद आपका फिंगरप्रिंट लगेगा। अच्छा। और उसके पश्चात आपका वो मोबाइल नंबर मांगेंगे जो कि आपका आधार से लिंक हो। और वो फ़ोन नंबर देने के बाद OTP जो आएगा वो डालने के बाद ही आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। शायद इस वजह से जिनका लिंक नहीं था उनका प्रक्रिया नहीं हो पाया, क्योंकि OTP डालने के बाद ही आगे प्रक्रिया जो है बढ़ पा रही है। इसलिए OTP नहीं आएगा तो कुछ नहीं कर पाएंगे, उनके हाथ में कुछ है नहीं। तो हम भी अपने चैनल के माध्यम से शिक्षा विभाग से गुजारिश करेंगे कि जिस प्रकार BPSC आयोग परीक्षा लेते समय जो बायोमेट्रिक जिसको आम भाषा में बोला जाता है, तो वो जब कर रही थी तो उसके 2 विकल्प थे। यदि जिनका फिंगर नहीं ले पा रहा था उनका जो है रोल नंबर से उनका OMR शीट और एडमिट कार्ड को जो है वो लिंक किया जा रहा था। तो उसी प्रकार यहाँ भी OTP के साथ कुछ वैकल्पिक व्यवस्था बनाए जाने चाहिए ताकि अभ्यर्थी जो इसको लेकर के परेशान है उनका परेशानी जो है वो दूर हो सके। आप दस्तावेज के बारे में आपने बताया, मैं भी बता देना चाहता हूँ कि इन्होंने जो कहा उसके हिसाब से आपको दस्तावेज लेने हैं। जैसे BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए आपने जो ऑनलाइन आवेदन किया है उसका प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है और उस पर सेल्फ अटेस्टेड लिख करके सिग्नेचर करना है और डेट डाल देना है जिस डेट में आप जा रहे हैं। हालांकि आज 20 का जिनका डेट डला हुआ होगा और नहीं हुआ है तो ऐसा नहीं है कि उनको दूसरा प्रिंट आउट निकालना है, वो उसी के आधार पर जो है अगले दिन वो डॉक्यूमेंटेशन करा सकते हैं। बेहतर यही होगा कि आप वहीं पे जाने के बाद ही डेट डालें तो बेहतर। हाँ, कि आप सेम डे में जिस दिन आप डॉक्यूमेंटेशन करा रहे हैं उसी दिन वहीं पे थोड़ा पहले चले जाएं और वहीं पे जो है अपना सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर कर लें। उसके बाद आपका BPSC शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए जो एडमिट कार्ड है वो एडमिट कार्ड आप ले लें। इसमें एक बात हम जोड़ना चाहेंगे कि बहुत सारे जो नोटिस लिखा हुआ है उसमें है कि मूल एडमिट कार्ड, मूल प्रवेश पत्र। तो मूल प्रवेश पत्र कुछ होता नहीं है, उसमें जो है जो परीक्षा हुआ था उस समय एक स्टिकर लगाया गया था, लेकिन उसमें हज़ारों अभ्यर्थियों का स्टिकर नहीं लग पाया था। तो उससे को लेकर के जो है आपको दिमाग में असमंजस में नहीं होना है, उसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। आप जो प्रिंट आउट आपने निकाला है वही आपका मूल प्रवेश पत्र है, उसी को आप सेल्फ अटेस्टेड करें और वो आप वहाँ पे जमा करा सकते हैं। उसके बाद जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है उस पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और वाटर मार्क जो है उसका लोगो BPSC आयोग का लगा हुआ है नहीं, और उसे आपको प्रिंट आउट करना है और उसी पर आपको जो है सेल्फ अटेस्टेड अपना सिग्नेचर और डेट डाल करके और उसी को जमा करा देना है ना। एक हो गया, एक और सारे शैक्षिक प्रमाण पत्र की एक और कॉपी चाहिए। अच्छा, जितने भी मूल प्रमाण पत्र है वाटर मार्क लगा हुआ है वो अलग हो गया जो आपने BPSC आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड किया है, लेकिन एक जो आपको स्कूल यूनिवर्सिटी बोर्ड से जो आपको मूल प्रमाण पत्र मिले हैं उसका कॉपी करना है और उसको भी सेल्फ अटेस्टेड करा करके आपको देना है, अर्थात 2 सेट आपको देना है, एक वाटर मार्क्स वाला और एक बिना वाटर मार्क्स वाला आपको दस्तावेज देने हैं। और एक बात और आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे अफवाहें फैले हुए हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड किए हैं सिर्फ उसी का मूल प्रमाण पत्र लेकर के जाना है, तो इस भ्रम में आप न रहें। आपको जो है मैट्रिक से लेकर के और जो भी आपने
आगे तक की जो डॉक्यूमेंट्स आपके पास है, जो आपने अपलोड कर रखा है, उसका अंक पत्र और प्रमाण पत्र दोनों जो है आपको लेकर के जाने हैं। दोनों की फोटोकॉपी भी लेके जानी है। दोनों का फोटोकॉपी भी लेकर के जाना है और आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। जैसे मैट्रिक का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों, इंटरमीडिएट का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों, उसके बाद डीएलएड का अंक पत्र और मूल प्रमाण पत्र दोनों, उसके बाद सीटेट का। तो सीटेट में आपका जो है, जिनके पास अंक पत्र तो सभी के पास होंगे, लेकिन बहुत लोगों के पास जो है उसका सर्टिफिकेट नहीं है। उससे समस्या नहीं है, नहीं है समस्या। सीटेट में मार्कशीट जो है, मार्क सारे वो अंक प्रमाण पत्र भी होते हैं, मूल प्रमाण पत्र भी होते हैं। तो उसमें एक से भी काम चल जाए। जिनके पास दोनों है दोनों ले जाए, जिनके पास सिर्फ अंक पत्र है वो अंक पत्र ले जाए, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है उसका पॉलिसी अलग है पासिंग का, बिहार गवर्नमेंट का अलग है। तो इसलिए जो है बहुत लोग पास हैं बिहार के संदर्भ में, लेकिन उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है, इसलिए घबराने की आवश्यकता इसको लेकर के नहीं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मुख्य बात एक ध्यान देनी है, जो आप अपलोड किए हैं आपको वही डॉक्यूमेंट ले जाने हैं। तो वहाँ पे सीरियल नंबर सारे डॉक्यूमेंट का मिलाया जा रहा है। अच्छा। आपने जो सबमिट किया था डॉक्यूमेंट, जिसमें आप सीरियल नंबर जो फिलअप किए थे, वो सभी डॉक्यूमेंट की केयरफुली अच्छे से मिलाया जा रहा है। अच्छा। इसमें आपको स्पष्ट होना चाहिए। मतलब जो अपलोड है, जो वाटर मार्क लगा हुआ आपने डाउनलोड किया है, उसी का सीरियल नंबर से आपका मिलाया जा रहा है जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। तो बहुत सारे हमारे साथीगण ऐसे हैं कि आवेदन करते समय तो उन्होंने जो है डॉक्यूमेंट्स लगा दिया है, लेकिन जिनका त्रुटिपूर्ण था उन्होंने जो है उसके बाद सुधार करा लिया। तो सुधार कराने के बाद नए अंक पत्र और प्रमाण पत्र जारी होते हैं, जिसकी वजह से उसका सीरियल नंबर भी चेंज हो जाता है। तो वैसे लोगों के लिए क्या कुछ आपको जानकारी प्राप्त हुई है कि उनको क्या करना चाहिए? उनका, चूँकि बीपीएससी ने ऑप्शन दिया था एक कि आप नए कुछ डॉक्यूमेंट आपके पास है जो पहले से त्रुटिपूर्ण था, आप उसको सही करवाए हैं, तो पुनः बीपीएससी साइट पे अपना लॉगिन करके अकाउंट अपलोड करके, अपलोड करने उसमें रजिस्टर्ड जो कोई अधिकारी है उनसे अटेस्टेड करवाने के बाद तब अपलोड करनी है। और उसको पुनः डाउनलोड कर लें, जिसमें कि वाटर मार्क और आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, और वो फिर आप वहाँ पेश कर सकते हैं। मतलब कि नए डॉक्यूमेंट आप फिर से बीपीएससी के साइट पर अपलोड करके जो नया आपको मिला है और उसको फिर से डाउनलोड करिए। अच्छा, मतलब अभी जो ऑप्शन दिए गए हैं न्यू डॉक्यूमेंट्स अपडेट का, तो जिनका सुधार हो गया है तो वो उस डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करें, उस पर बीपीएससी आयोग का वाटर मार्क लग जाएगा, फिर उसको डाउनलोड करें, उसको भी स्व अभिप्रमाणित यानी कि सेल्फ अटेस्टेड कर करके, और पुराना वाला और नया वाला दोनों आपको ले करके जाने हैं कि हम आवेदन करते समय ये दिए थे, यहाँ त्रुटि था, इसलिए इसको सुधर गया है और ये हमारा है। बहुत लोगों का समस्या है कि जो जाति प्रमाण पत्र और जो निवास प्रमाण पत्र या EWS जो भी उन्होंने दिया है, उसमें जो है डिजिटल साइन जो होता है वो उनका गायब हो गया है। तो उसको लेकर के क्या कुछ परेशानी हो रही है? किस प्रकार उसको जो है अभ्यर्थियों को अपना ध्यान रखना चाहिए, कैसे उनको डील करना चाहिए वहाँ? उसको लेकर के एक मुख्य बात यह है कि कुछ भी अभ्यर्थी ऐसे भी थे जो कि टेस्ट करवा कर उसको पहले अपलोड कर चुके थे, जिनका डिजिटल साइन पहले से नहीं था, उन्होंने स्कैन किया डिजिटल साइन के साथ, उसको स्कैन करके अपडेट डॉक्यूमेंट फिर से वो कर चुके हैं, मतलब किसी गेस्टेड अधिकारी से वो अटेस्ट करवा करके। तो उनका तो ठीक है, वो डिजिटल साइन दोबारा आ गया तो वहाँ पर हो जा रहा है। अगर जिन्होंने काम नहीं भी किया है तो उससे कोई ज़्यादा समस्या नहीं आ रही है डिजिटल साइन की वजह से। वो आपका बस सीरियल नंबर ज़्यादा अच्छे से मिला रहे हैं, और उनको ये पता है कि डिजिटल साइन जो है हट जाती है कभी कभी किसी डॉक्यूमेंट में, जिसको लेकर वो नॉलेज में उनको है इस चीज़ का। अब ऐसे भी आप जो प्रिंट आउट करके रखे हैं उस पर तो डिजिटल साइन, हाँ, ये डिजिटल साइन चाहिए, लेकिन ये आप जो लेके जा रहे हैं अभी उस पर डिजिटल साइन होना चाहिए, जो ऑरिजिनल आप लेके जा रहे हैं। मतलब उसको लेकर के कोई बहुत परेशानी नहीं है। ये ध्यान रखना है कि आप जो और लेके जा रहे हैं डॉक्यूमेंट उस पर होना चाहिए, उसमें होना, ऐसा नहीं कि आप जो पुनः लेके जा रहे हैं उससे भी करवाने के लिए उसमें भी ना हो तो समस्या होगा। यदि है डिजिटल साइन और तो समस्या नहीं है, इसलिए कि पता है उनको कि डायरेक्ट जब आप ईमेल आईडी या फिर वेबसाइट से डाउनलोड किए जाते हैं, उसको डायरेक्ट अपलोड जब 100 KB में उसका यानी कि साइट चेंज किया जाता है तो डिजिटल साइन जो है वो गायब हो जाते हैं, उनको पता है। लेकिन आप जो ले करके जा रहे हैं ओरिजिनल के तौर पर, उसमें डिजिटल साइन होना चाहिए। बिल्कुल। एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों का जो डॉक्यूमेंट्स है वह बोर्ड यूनिवर्सिटी के वजह से उनके कभी उन अभ्यर्थी के नाम में, कभी उनके माता के नाम में, कभी पिता के नाम में त्रुटि हो जाती है और वे जो है सुधार नहीं करवा पाए हैं। तो उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं, क्या जानकारी प्राप्त हुई है आपको वहाँ काउंसलिंग सेंटर से? क्योंकि इसके लिए भी आयोग की तरफ से या विभाग की तरफ से कोई निर्देश तो जारी हुआ नहीं है कि जिनका कोई डॉक्यूमेंट मिला है उनको किस तरह से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं। तो वो खुद के अपने सुविधा के लिए एफिडेविट करवा सकते हैं कोर्ट से, ज़्यादा बेहतर रहेगा अगर एफिडेविट करवा लेते हैं तो। और लेकिन इसको लेकर के अभी तो कोई बोर्ड वैसा आयोग जो है कोई नोटिफिकेशन जारी किया नहीं है, तो वो ज़्यादा बेहतर है कि वो एफिडेविट करवा ले कोर्ट से। अच्छा, कि वहाँ पे यदि मांगा जाए तो एफिडेविट वो दे दें, ऐसे उनका सीरियल नंबर मिला जाए ज़्यादा अच्छे से। अगर आंशिक रूप से इरर है फिर भी वो एफिडेविट करवा ले, लेकिन आंशिक इरर में ज़्यादा समस्या नहीं है। लेकिन यदि ज़्यादा चेंजिंग होंगे तो उसमें हो सकता है कि कोई इशू आए, लेकिन उसके लिए आप कोर्ट से एफिडेविट बनवाए होंगे या बनवा लें।
ताकि मांगा जाए तो आप दे दें। यदि ऐसा भी निर्देश है नहीं वाकई में, लेकिन अच्छा, आयोग या विभाग की तरफ से ऐसा कोई निर्देश नहीं है। नोटिफिकेशन ऐसा और नहीं दूसरी बात है कि ऐसे समय पर डॉक्यूमेंटेशन हो रहे हैं कि सारे जो है कोर्ट वगैरह सब बंद हो गए हैं, तो यदि आप कराना भी चाहें तो नहीं करा पाएंगे। लेकिन जैसे भी आपका डॉक्यूमेंट्स है आप ले करके जाएं, इसके लिए आपको घबराना नहीं है। वहाँ पे जाने के बाद जो होगा वो देखा जाएगा, उसका सामना करना होगा। और ऐसा नहीं है कि आपको जो है उसके वजह से आपका नियुक्ति रद्द हो जाएगा या नहीं मिल पाएगा नियुक्ति। उसके लिए पूर्व में जो है वो ऐसा होते रहा है अन्य भर्तियों में कि यदि कोई त्रुटि होता है नाम, पिता के नाम, माता के नाम को लेकर के, तो उसमें जो है एक निश्चित समयावधि दिया जाता है कि उतने समय के अंदर जो है आप अपना इस त्रुटि पूर्ण जो आपका डॉक्यूमेंट्स है उसको जो है उसको त्रुटि रहित कर लें, अर्थात सुधरवा करके इतने समय में आप जमा करा दें। अन्यथा की स्थिति में आपका नियुक्ति रद्द होगा। लेकिन अभी जो है उसको लेकर के खासे परेशान नहीं होना है। और मुझे जहाँ तक लगता है कि इसको लेकर के आपको जो है नियुक्ति रोक दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आप यदि अपडेविट बनवा लिए हैं तो आप अवश्य ही अपडेविट लेकर के जाएँ, मांगा जाए तो दे दें। क्योंकि जो अपडेट डॉक्यूमेंट्स का जो आपका जो भी समय दिया गया है, तो उसमें जो अपडेट डॉक्यूमेंट्स में आप जा करके देखेंगे तो शायद वहाँ पे एफिडेविट अपलोड करने या फिर इस प्रकार के अन्य ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, अन्य डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के लिए ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है ताकि उसको अपलोड करके वाटर मार्क उस पर आ जाए और फिर जाए, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए शायद अपडेविट मांगा भी नहीं जा रहा है। और इसको लेकर के विभाग और आयोग के द्वारा कोई निर्देश भी नहीं दिया गया है। बार बार जो नोटिस निकाले गए हैं, जैसा हम लोग चैनल के माध्यम से सूचना प्रदान करते हैं, इसको लेकर के कमेंट बॉक्स में जो है क्वेश्चन भरा पड़ा है कि क्या करें, अपडेविट बनवाएं या नहीं बनवाएं, कैसे बनवाएं, अपडेविट ले रहा है कि नहीं, क्या होगा नहीं होगा। और उसमें बार बार जो है बीपीएससी आयोग जब भी डॉक्यूमेंट्स अपडेट का टाइम जब अवसर दे रही है तो उसमें नोटिस में सिर्फ इतना लिखा जा रहा है कि त्रुटि रहित और पठनीय डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया जाए। अब इसको लेकर के खासे परेशान हैं और कई बार हम लोगों ने चैनल के माध्यम से मांग भी किया कि इसको लेकर के जो है स्पष्ट दिशा निर्देश आयोग या विभाग के द्वारा जारी किया जाए, लेकिन जो है ऐसा हुआ नहीं। तो इसलिए अभ्यर्थियों को इसको लेकर के परेशान नहीं होना है। आपके पास जो डॉक्यूमेंट, जैसे डॉक्यूमेंट्स है आपके अनुसार यदि सत्य और सही है, यदि फर्जी नहीं है, तो आप उसे लेकर के और काउंसलिंग सेंटर पर जाएं, आपका काउंसलिंग होगा और उसके वजह से आपका जो है काउंसलिंग रुकेगा नहीं। जैसा कि आपने बताया उस हिसाब से हम अपनी भाषा में इन सारी जानकारियों को अपने जो है हमारे जो भी प्यारे साथी हैं देखने वाले उन तक पहुँचाने का प्रयास किया। अब और भी से जुड़े कई प्रश्न हैं जो हम आपसे जानना चाहेंगे। हालांकि वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन काम की बातें हैं तो लोग देखेंगे ही। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद कोई उनके दिलो दिमाग में दस्तावेज सत्यापन को लेकर के कोई असमंजस न रहे। बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग हर बिंदु को जो है उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं और उस पर जो है विस्तारपूर्वक चर्चा कर रहे हैं, जो ऑथेंटिक जानकारी जो काउंसिल सेंटर से प्राप्त हुआ है उसके आधार पर, है ना जी। आप जो है काउंसिल सेंटर पर जब काउंसलिंग के लिए जब आप काउंसिल काउंटर पर गए और आपके समक्ष कोई भी अधिकारी रहे होंगे या कोई भी जो है वहाँ पे सज्जन थे, तो आप उनके समक्ष गए तो आपका क्या फीलिंग था? उन्होंने सर्वप्रथम किस प्रकार जो है काउंसलिंग का प्रक्रिया प्रारंभ किया और वहाँ पे किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा जब डॉक्यूमेंट सत्यापन हो रहे थे और जब आप नज़रें गड़ाए हुए थे, उस समय आपका क्या फीलिंग था, कितना घबराहट था? क्योंकि आज फर्स्ट डे था तो घबराहट होना आम बात है और बहुत सारे विद्यार्थी घबराए हुए थे, हम भी थे, नॉर्मल सा चीज़ है। बिल्कुल। बहुत सारे अभ्यर्थी वहाँ पे ऐसे ही मिले, जैसे मुझसे पहले जिनका नंबर था, एक अभ्यर्थी मुझसे पहले करवा के गए, एक और अभ्यर्थी जिनका हमसे पहले नंबर था, वो सारे प्रमाण पत्र लाए थे, लेकिन जो वो अपलोड किए थे वही प्रमाण पत्र लाए थे। अच्छा। तो उनका इस वजह से नहीं हो पाया। अच्छा। उनको प्रमाण पत्र लाने के लिए भेज दिया गया। वो बैठे वहाँ टेबल पर जा करके काउंटर पे प्रमाण पत्र मांगा गया, उन्होंने दिया। उनसे जब मांगा कि इसका अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र दोनों चाहिए, तो उन्हें बता पाया कि अभी हम लेकर के एक ही आया है, जो अपलोड किए वही केवल है। तो वहाँ पर निर्देश दिया गया नहीं, आपको कुल जो टोटल है सभी लाने हैं, सभी शैक्षणिक अंक पत्र प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाने हैं। इस पर बार बार आपको बताया जा रहा है, इस वजह से आप खुद यहाँ पे लाइव सुन रहे हैं कि इनके साथ इनसे पहले जिनका नंबर था दस्तावेज सत्यापन हेतु, उनको इसलिए रिटर्न कर दिया गया कि उनके पास जो अपलोड किए हुए थे सिर्फ वही मूल लेकर के आए थे। वो प्रमाण पत्र यदि उन्होंने अपलोड किया था तो सिर्फ वही लेकर आए थे, उसका अंक पत्र नहीं लेकर के आए थे। उनको बोला गया कि फिर से सारे लेकर के आए। अब आप इस बात को बेहद गंभीरता से लें, इसलिए कि आप दस्तावेज सत्यापन के लिए बिहार के किसी भी कोने से दूसरे कोने में आप आए हैं या दूसरे राज्य से आए हैं, यदि इस प्रकार आपको कहा जाए कि आप लेकर के आए तो कितना परेशानी का सामना आपको करना पड़ सकता है। इसलिए सारे डॉक्यूमेंट्स आप अंक प्रमाण पत्र, मूल प्रमाण पत्र, जितने भी आपका शैक्षणिक है वो सब ले लें, क्योंकि 10 डॉक्यूमेंट्स आपको लेने में जितने कष्ट होंगे 15 डॉक्यूमेंट्स भी आप ले लेंगे तो उतने ही कष्ट होंगे। बहुत ज़्यादा उसका वजन नहीं है, बहुत ज़्यादा भार नहीं हो जाएगा आपको। इसलिए सारे शैक्षणिक
जो आपके पास अंक पत्र प्रमाण पत्र हैं वो सारे लेकर के आप जो है दस्तावेज सत्यापन के लिए आएँ। जो मांगा जाएगा वो बेझिझक आप उसको दिखा दें और सबका जो है आपको फ़ोटोकॉपी भी आपको रखना है और सेंटर पर आएँ, आराम से उसका उसी डेट में सेल्फ अटेस्टेड करें और उसको जमा करा दें। नहीं, क्योंकि मैं सारा डॉक्यूमेंट पहले से ही लेके गया था। हाँ, हाँ। मैंने हम सब ले लिए थे क्योंकि जो मांगा जाएगा वहाँ पे दिखाएंगे, तो हमको उस तरह समस्या नहीं हुई। सर्वप्रथम वहाँ जाने के बाद आपसे आपका डॉक्यूमेंट बोलते हैं क्या क्या आप लाएँ, जो वहाँ पे निर्देश दिया गया वो सारे डॉक्यूमेंट आप लेकर के आए हैं कि नहीं। वो एक आपको फाइल बना लेनी है, मेरे पास एक उसका फाइल एक्स्ट्रा कॉपी। अच्छा, आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि किस प्रकार का इस फाइल। तरह का मैंने एक फोल्डर खरीदा था, तो आप भी फोल्डर ले सकते हैं। मार्केट में बहुत सारे पेपर ब्लॉक फोल्डर आते हैं। प्लास्टिक फोल्डर ना ले जाए, ज़्यादा बेहतर हो पेपर फोल्डर ले जाए। पेपर फोल्डर ले जाना है जिसमें रस्सी लगा हुआ रहता है और उसमें आप ये भी दिखाएं कि किस प्रकार आपने डॉक्यूमेंट्स को सजाया है, ताकि अपना घर से ही उसी प्रकार हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं वो ले जाएं, वहाँ पे उनको परेशानी का सामना करना पड़े। फोल्डर के ऊपर आप अपना नाम, पिताजी का नाम, आप कौन सा प्राइमरी टीचर के लिए है या 10+2 या 10 के लिए लिख देनी है, अपनी कैटेगरी डालनी है, अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर और साथ मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर इंपॉर्टेंट है। जितना चीज़ फोल्डर के ऊपर में लिख दें। ऊपर फाइल के ऊपर जो है आप वहाँ पे मार्कर से भी लिख सकते हैं या पेन से भी आप मोटे अक्षरों में लिख सकते हैं, या फिर आप घर से तैयारी करके जा रहे हैं तो एक जो है व्हाइट कलर का पेपर ले, उसको चिपका करके उस पे आपको जो अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, उसके बाद आपको लिखना है अपना आप किस फॉर्म प्राइमरी के लिए या किस स्तर के लिए आपका सिलेक्शन हुआ है, 11th-12th में हुआ है, 9th-10th में हुआ है, 1 to 5 में हुआ है। उसके बाद आपका कैटेगरी लिखना है कि आप ओबीसी से हैं, जनरल से हैं या फिर अच्छा, कैटेगरी को लेकर के आप एक चीज़ यहाँ पे लोगों को जो है बताएं। जैसे आपका आवेदन जो आपने किया वो ओबीसी से किया, लेकिन आपका सिलेक्शन यूआर में हो गया, तो कैटेगरी आप क्या डालें वहाँ पे, यूआर डालें या ओबीसी डालें? फाइल पे आपने फाइल को ही डालना है जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय डाले थे। मैंने जिस कैटेगरी से आप वास्तविक रूप से हैं, जिसका आपके पास प्रमाण पत्र है वही कैटेगरी आपको लिखना है। ऐसा नहीं कि आप ओबीसी से हैं या अन्य कैटेगरी से हैं और आपका सिलेक्शन यूआर में हो गया है तो वहाँ यूआर कैटेगरी नहीं लगना है। अपना मूल कैटेगरी जो है, हाँ, जो मूल कैटेगरी है वही कैटेगरी। जैसे ओबीसी से आते हैं जबकि सिलेक्शन यूआर में हुआ, लेकिन उन्होंने फाइल में कैटेगरी में ओबीसी लिखा, तो आप फिर से एक बार समझ लें कि आप प्रमाण पत्र भी लेके जाना आवश्यक है। हाँ, वो आपको ले करके जाना अति अनिवार्य। ऐसा नहीं कि आप ओबीसी हैं, आपका सिलेक्शन यूआर में हो गया है, या फिर दूसरे आरक्षित कोटि से हैं, आपका सिलेक्शन यूआर में हो गया है, तो आप जो है अपना कैटेगरी का आरक्षण का दावा करने के लिए आपने जो ऑनलाइन आवेदन करते समय जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स दिया है, जाति प्रमाण पत्र, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एससी, एसटी, तो वो छोड़ना नहीं है कि आपका यूआर में हो गया तो इसका क्या काम है। ऐसा बिल्कुल भी गलती नहीं करना है, आपका वो ले करके जाना है। भले ही आपका मेरिट अच्छा हुआ, आप यूआर में चले गए, इनका एक कहने का मतलब है वो ले करके जाना, ऐसा भूल नहीं करना है। एक बार फिर आप समझ लें कि जो आप फाइल ले करके जाएंगे उस फाइल के ऊपर या तो उसी पे मार्कर से या पेन से भी आप मोटे अक्षरों में, या फिर आप सादा पेपर में आप अभ्यर्थी का नाम, अभ्यर्थी के पिता का नाम, उसके बाद आपको किस स्तर के लिए आपका सिलेक्शन हुआ, 1 to 5 के लिए, 9th-10th के लिए, 11th-12th के लिए, वो लिखना है आपको। उसके बाद आपका कैटेगरी लिखना है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, आपका रोल नंबर लिखना है और मोबाइल नंबर आपको लिखना है। व्हाइट पेपर पर आप इतना चीज़ लिख करके आप उस पर चिपका दें, अन्यथा फाइल पर वैसे ही आप लिख सकते हैं। तो ये आपको फाइल हो गया। फाइल क्या होगा और किस प्रकार फाइल को आपको रखना है, उसमें अब डॉक्यूमेंट्स कैसे सजाए जाने हैं उसके बारे में आप दिखाएं और बताएं कि कैसे आपने डॉक्यूमेंट सजा कर रखा है। मेरे पास मैंने चूँकि एक एक्स्ट्रा कॉपी निकाल रखी थी, तो सबमिट करने के बाद भी मेरे पास एक कॉपी बची हुई है। अच्छा, मैं यहाँ से एक एक्स्ट्रा कॉपी लेकर ही गया था ताकि किसी तरह वहाँ का कोई परेशानी ना हो, और ऐसे ही करना भी चाहिए। आप 2-2 कॉपी सारा डॉक्यूमेंट निकाल लेंगे तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि वहाँ पे हो सकता है टेस्ट करने में या किसी तरह में कोई परेशानी हो तो एक कॉपी आपके बैकअप ले रहे मतलब। बिल्कुल। तो एक आपको इस तरह का फाइल बना ली है स्टेपल करके, जिसमें कि सर्वप्रथम आपका ऊपर में एडमिट कार्ड रहेगा। बिल्कुल। उसके बाद आपने जो फॉर्म फिलअप किया था उसका प्रिंट आउट रहेगा, और उसके बाद सारे वाटरमार्क वाले जो डॉक्यूमेंट आप लोगों ने डाउनलोड किए विभाग से वो सारे रहेंगे, इसको स्टेपल कर लेना है। अच्छा, आपका एडमिट कार्ड, फॉर्म का प्रिंट आउट और जो भी वाटरमार्क वाले डॉक्यूमेंट हैं वो सभी एक स्टेपल करना है उसको एक साथ सजाकर, यानी कि वाटर मार्क वाला जो डॉक्यूमेंट्स है उसके साथ एडमिट कार्ड और जो आवेदन का प्रिंट आउट है वो दोनों ऊपर में लगा करके सर्वप्रथम एडमिट कार्ड लगाना है, उसके बाद आवेदन का प्रिंट आउट लगाना है और उसके बाद अन्य डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं। तो आप बताएं कि अन्य जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाया है वो उसका सीरियल क्या होना चाहिए, या कोई कहीं भी रहेगा तो चलेगा, या सीरियल उसका होना चाहिए इसके बाद ये होना चाहिए। सीरियल होने से सुविधा होती है, ज़्यादा बेहतर है। चेक भी लगभग इसी सीरियल से कर रहे हैं। अच्छा, जैसे सर्वप्रथम आपका एडमिट कार्ड रहेगा, उसके बाद आवेदन का प्रिंट आउट रहेगा, बिल्कुल, उसके बाद अपना आधार कार्ड लगा लें, बिल्कुल,
CPID चेक करते हैं प्रथम। पहले आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए। उसके बाद मैट्रिक का आपने अंक प्रमाण पत्र या मूल प्रमाण पत्र जो भी अपलोड किया है उसका वाटर मार्क वाला रहेगा, वो लगा लें। उसके बाद इंटरमीडिएट का आप लगा लें। बिल्कुल। उसके बाद डीएलएड का, डिप्लोमा जो आपने किया है 2 साल का, उसका आप सर्टिफिकेट लगा लें। उसके बाद सीटेट। अच्छा, ये भी देख रहे हैं अच्छे से, सीटेट का अच्छे से देखा जा रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसको लेकर के काफ़ी जो है अफवाहें फैलाई जा रही हैं और काफ़ी हद तक हो सकता है कि सत्य भी हो, इसलिए उस पर खासे ध्यान रखे जा रहे हैं। जो आपका पात्रता परीक्षा का जो प्रमाण पत्र है उसको बहुत ही ध्यानपूर्वक देखा जा रहा है। सीटेट का प्रमाण पत्र, हाँ। उसके बाद आपको रेसिडेंस मतलब आवासीय प्रमाण पत्र जो है, अगर आप बिहार से हैं तो आवास से लगा। वाटर मार्क वाले डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद आप अगर आरक्षित कोई कैटेगरी से आते हैं तो अपना आरक्षित से दावा जो भी पेश करते हैं उसका प्रमाण पत्र लगाइए, और बस यही डॉक्यूमेंट्स हैं। वाटर मार्क, इस प्रकार आपको डॉक्यूमेंट्स सजाने हैं। एक और इसके बाद ये तो एक वाटर मार्क के लिए एक और कॉपी बनाना है, ठीक, 2 कॉपी मांगा जाएगा, जिसमें कि वाटर मार्क वाले नहीं, आपके जो मूल प्रमाण पत्र जो भी हैं उसके फोटो कॉपी लगा रहे हैं। इसमें भी सीरियल नंबर लगभग वही रहेगा, मतलब कि सर्वप्रथम आपका एडमिट कार्ड, बीपीएससी का एग्जाम का एडमिट कार्ड जो है, फिर बीपीएससी जो फॉर्म फिलअप किए थे उसका प्रिंट आउट, और उसके बाद आधार कार्ड का फोटोकॉपी। इसमें भी आधार कार्ड लगाना आवश्यक है, ठीक है। इसमें आधार कार्ड लेकिन आपका वाटर मार्क वाला नहीं रहेगा, मतलब कि आप अपना आधार कार्ड को फोटोकॉपी में लगाना है विदाउट वाटर मार्क। एक वाटर मार्क वाला हमने चर्चा कर लिया, और यह भी जो वाटर मार्क वाला हमने ऑलरेडी चर्चा कर लिया। ये जो चर्चा हो रही है वो विदाउट वाटर मार्क का है। इसके बाद मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र और उसका मूल प्रमाण पत्र, मतलब मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों रखना है। इंटर का सेम मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों चीज़ होनी चाहिए, एक चीज़ नहीं, ऐसा नहीं कोई जो अपलोड की हो रही, दोनों चीज़ होना चाहिए। इसके बाद मैट्रिक का अंक प्रमाण पत्र और मैट्रिक को इंटर होने के बाद आप डीएलएड का लगा दें, अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट दोनों चीज़, डीएलएड का भी दोनों चीज़। फिर सीटेट का एक भी चीज़ लगा सकते हैं, सीटेट का दोनों है तो दोनों लगा दीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो केवल आपके पास सर्टिफिकेट या केवल मार्कशीट है तो केवल एक भी चीज़ चलेगा सीटेट के लिए। उसके बाद आप अपना निवास प्रमाण पत्र लगाएं और आरक्षण संबंधी करते हैं जो सर्टिफिकेट है वो लगा, इसका क्रम इस तरह रखें। इस प्रकार आपने समझा कि डॉक्यूमेंट्स का क्रम जो है, सबसे पहले आपको चाहे वह वाटर मार्क वाला हो या विदाउट वाटर मार्क वाला हो, उसमें सर्वप्रथम आपको बीपीएससी टीआरई का एडमिट कार्ड रखना है। उसके बाद जो ऑनलाइन आवेदन किए हैं उसका प्रिंट आउट रखना है। उसके बाद आपको आइडेंटिटी प्रूफ आधार कार्ड ही रखने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय पैन कार्ड अपलोड कर दिया है या डीएल अपलोड किया है तो वो लेकर के जाना है। वो आदि अपलोड किए हैं तो वो भी रखना है। जो आपने आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आधार कार्ड ना अपलोड करके यदि आपने डीएल अपलोड किया है या फिर आपने पैन कार्ड अपलोड किया है तो चूंकि उस पर वाटर मार्क तो लग ही गए हैं, तो वो भी रखना है आपको। और साथ में आधार कार्ड भी आपको ले जाने, आधार कार्ड हर हाल में अनिवार्य है, आधार कार्ड आपको ले ही जाने हैं। और जो आपने आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर अपलोड किए हैं उसको भी लेकर के जाना है, तो ये दोनों साथ में लगा देना है। उसके बाद आपको मैट्रिक का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले जाने हैं। उसके बाद इंटरमीडिएट का मार्कशीट और सर्टिफिकेट यदि आप 1 to 5 के लिए हैं, और यदि 9-10 के लिए हैं तो ग्रेजुएशन का भी मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपको रखने होंगे। उसके बाद यदि आप 11-12 के लिए है तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट रखने होंगे साथ में स्टेट। उसके बाद जो 1 to 5 के लिए हैं वो सीटेट का अंक पत्र तो सभी के पास होंगे, अंक पत्र ले जाने हैं। और यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट भी ले लें, उसको आपको रखने हैं। उसके बाद आपका स्टेट और सीटेट के सर्टिफिकेट या मार्कशीट लगाने से पहले आपको जो है डीएलएड या बीएड का अंक पत्र और प्रमाण पत्र आपको लगाने हैं। अंत में आपको यदि बिहार से हैं तो बिहार का स्थायी निवास प्रमाण पत्र, और यदि आप आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो उससे संबंधित आपका जो प्रमाण पत्र है वो ले जाना है। लास्ट में जो हमारे जो दिव्यांग साथीगण हैं या फिर जो हमारे वैसे साथीगण हैं जो फ्रीडम फाइटर के परिवार से जो जुड़े हुए हैं या फिर जो नियोजित हैं, तो उनका जो डॉक्यूमेंट्स हैं तो वो फिर लास्ट में आप लगा दें, जो भी डॉक्यूमेंट है हाँ वो आपको लास्ट में लगा देना है। इस प्रकार से इस क्रम में जो है डॉक्यूमेंट्स को रखने हैं। और सभी डॉक्यूमेंट का एक कॉपी मूल कॉपी मतलब और ले जाने हैं। अच्छा, मूल कॉपी रखने हैं। हाँ, ओरिजिनल तो हर हाल में आपको, क्योंकि आपने जो अपलोड किया है उसका सीरियल नंबर से ओरिजिनल का आपका सीरियल नंबर जो है मैच किया जाए होना चाहिए। और ओरिजिनल जो आप ले जाएंगे वो अंक पत्र और प्रमाण पत्र, मैट्रिक, इंटर, डीएलएड, बीएड जिनका जो है आप 1 to 5 के लिए है तो इंटर तक ही ले जाएं आप। यदि 9-10 का है तो ग्रेजुएशन तक आपको ले जाना है, और 11-12 का है तो पोस्ट ग्रेजुएशन तक का ले जाना है, और साथ में बीएड का ले जाना है। तो ये आपको डॉक्यूमेंट्स हर हाल में ले जाने हैं। आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर आपको आधार कार्ड मैंडेटरी है। साथ में आपने ऑनलाइन आवेदन करते समय जो भी आपने आइडेंटिटी प्रूफ डाला है उसका वाटर मार्क के साथ जो आपने डाउनलोड किया है वो भी हर हाल में आपको ले जाने हैं। तो ये दस्तावेज को लेकर के मुख्य बातें थी, और उम्मीद करते हैं कि आपको बेहतर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। हमने ओटीपी के बारे में भी बातें कर ली कि ओटीपी के वजह से
अभ्यर्थियों को जो है खासे परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसके लिए हम अपने चैनल के माध्यम से आयोग और विभाग से गुजारिश करेंगे कि उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाया जाए, ताकि सिर्फ इस एक कारण से जो है अभ्यर्थियों को परेशानी का सामना न करना पड़े और उनका नियुक्ति बाधित न हो, उनका दस्तावेज सत्यापन रुके नहीं। आगे हम और भी चर्चा करेंगे कुछ बिंदुओं पर। हम आगे बात करेंगे जब सत्यापन की प्रक्रिया चल रही थी और सामने आप बैठे थे, तो लाजमी है कि आपको घबराहट हो रही होगी कि क्या प्रतिक्रिया आता है सामने से। इस बिंदु पर हमने पहले भी बात की, पुनः हम जानना चाहेंगे, क्योंकि जब सामने हम डॉक्यूमेंट दे दिए, अब चेक कर रहा है, अब कहाँ पे, हालांकि हमारे हिसाब से सब कुछ सही है, फिर भी घबराहट होती है, एक नेचुरल है ह्यूमन का। तो उसको कैसे आप वहाँ पे सहजतापूर्वक जो है आप उसको डील कर रहे थे कि सामने जो है चल रहा है कुछ, उस पर एरर ना निकाल दे, ऐसा होता है मन में? फिर नेचुरल चीज़ है, घबराहट होती है। और वहाँ पे कुछ आपसे कुछ बिंदु की बात भी की जाएगी, जैसे आपका पहचान चिन्ह जो आप फॉर्म भरते समय फिलअप किए होंगे, होता है ना, आप कट मार के अमाउंट वगैरह जो डालते हैं, तो आपसे पूछा जाएगा। तो सर आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ वो डॉक्यूमेंट आप देखते जाएंगे और कुछ ना कुछ बातें करते हैं उससे आपसे पूछ सकते, डेट ऑफ बर्थ हो गया, पिताजी का नाम हो गया, या इस तरह का और भी इन्फॉर्मेशन सिंपल सा चीज़ आपसे, मतलब वो अभी जो सामने अभ्यर्थी होते हैं उनसे ही जुड़े कुछ बातें जो है वो पूछते हैं, और उसी डॉक्यूमेंट जांच होते रहता है और आपस में बातें भी वो जेन्युइन बातें होती है। उसके लिए कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आपका इंटरव्यू वहाँ पे लिया जाना है, जो आपने वो फॉर्म में फिलअप किया है, सारा उसी से संबंधित बातें जो है आपसे पूछी जाएंगी, तो इसके लिए घबराना नहीं है। मुख्य बात यह है कि जो आपने पहचान चिन्ह जो अपडेट किया है वो वहाँ पे पूछा जाएगा, लगभग पूछा जा रहा था, मैंने देखा। इसलिए कि जब आपका रोल नंबर डाला जाता है तो पूरा देखा भी जाएगा, दिखाइए आपका खुल जाता है, आपका पहचान चिन्ह क्या है, दिखाइए, अच्छा कहाँ पे है, कहाँ पे है। हाँ, तो ये मतलब मुख्य रूप से जो है एक पूछे जा सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ पूछा जाता है, तो इसके लिए घबराना नहीं है। कोई इंटरव्यू आपका नहीं होगा वहाँ पे, इंटरव्यू आपसे ही जुड़े जेन्युइन बातें जो है वो पूछी जा सकती हैं। पिता का नाम पूछ देगा, माता का नाम पूछ देगा, या और भी शैक्षणिक से जुड़े कुछ ऐसी मतलब बातें पूछ सकता है। उसका जवाब देना चाहे तो दे, नहीं दे तो कोई बात नहीं है। आपका जो पहचान चिन्ह आपने जो दिया है आप किसी बॉडी को लेकर के, तो बाहरी जो दिखने लायक है, हालांकि जो दिखने लायक है वही दिया जाता है, लेकिन बहुत ऐसे लोगों का शरीर पर कोई ऐसा पहचान चिन्ह नहीं होता है जो दिखे, तो अंदर जो बॉडी ढका हुआ होता है कपड़ा से, तो वहाँ का पहचान चिन्ह भी वो दे देते हैं। तो दिखने लायक दिखा दीजिए कि हाँ गाल पर है, या बाएं हाथ में, दाएं हाथ में है, लीलार में है, गाल में है, जहाँ भी आप दिखा सकते हैं, अन्यथा बहुत इस पर टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो ये मुख्य बातें हुई। हमने त्रुटिपूर्ण जो डॉक्यूमेंट्स बहुत अभ्यर्थियों का है उसको लेकर के हमने चर्चा की कि त्रुटिपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, और तो उसको लेकर के आप एफिडेविट यदि बनवा लिए हैं तो लेकर के जाएं, मांगा जाएगा तो आप दें, नहीं मांगा जाएगा तो आप आराम से उसको अपने बैग में रखे रहें। फाइल में पहले से आप लगा के न रखें। जो आपका डॉक्यूमेंट्स में माता का नाम, पिता का नाम है, किसी प्रकार का त्रुटि है तो उससे जुड़े जो आपने एफिडेविट बना रखा है उसको फाइल में न रखें, उसको आप बैग में रखें। मांगा जाएगा तो आप दें, नहीं मांगा जाएगा यदि ऐसे ही सिर्फ जो आपका वाटरमार्क वाला जो डॉक्यूमेंट्स है उसके मूल प्रमाण पत्र का सीरियल नंबर मैच किया और वेरीफाइड कर दिया तो बल्ले बल्ले आप खुशीपूर्वक घर आ जाएं। और मांगा जाएगा तो एफिडेविट है तो दे दें, और नहीं है फिर भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, और वहाँ जाएँ और डॉक्यूमेंटेशन कराएं। जो होगा उसका सामना करने के लिए तैयार रहें, जो होगा देखा जाएगा। ऐसे भी आप घबरा कर भी आप क्या कर लेंगे, कुछ आपके पास उपाय तो है नहीं कि आप त्रुटि है, हम जो घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, कैसे जाए, क्या करें, क्या होगा। जो होगा वहाँ देखा जाएगा, जाना है सबको, घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सेंटर पर अवश्य जाएँ। कोई आप जब आप डॉक्यूमेंटेशन के लिए आप गए तो क्या आपको कोई वैसा अभ्यर्थी वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पर मिला जिस सत्यापन के समय उसका कोई डॉक्यूमेंट्स फर्जी पाया गया हो, उस पर कोई कार्रवाई हुआ हो, ऐसा कोई आपको वहाँ पे दिखा है क्या? नहीं, ऐसा तो आज मुझे कोई नहीं मिला वहाँ पे। अच्छा, ऐसे लोग नहीं थे। अच्छा, लेकिन फिर भी घबराए हुए तो बहुत लोग थे। जब मैं डॉक्यूमेंटेशन करवा कर बाहर आया तो सारे लोग क्या हुआ, कैसे हुआ। अच्छा, आपसे मतलब पूछना शुरू कर दिए कि क्या हुआ, कैसे हुआ, मैंने किस तरह से क्या हुआ, सारा चीज़ क्या हुआ, क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, जबकि सारे इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दिए हुए हैं, सारे इंस्ट्रक्शन वहाँ पे दिए हुए थे। फिर भी घबराए हुए हैं क्योंकि नौकरी का सवाल है, तो इसलिए लोग घबराए हुए हैं कि कहीं कुछ कमी ना हो जाए, उसके वजह से वहाँ पे जो है बाहर कर दिया जाए। डॉक्यूमेंट लेने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद आपको प्रिंट निकाल कर दिया जाएगा। अच्छा, जिसमें आपके बारे में थोड़ी सी विवरण, आपका नाम वगैरह रहेगा, रोल नंबर वगैरह। मेरे पास वो शायद आप अपने व्यूअर्स को दिखा दें ताकि किस प्रकार से जो है आपको मिल रहा है, इस तरह की रिसीविंग आपको मिलेगी। अच्छा, जिसमें आपका नाम, पिताजी का नाम, कैटेगरी, रोल नंबर और एड्रेस रहेगा, सारे चीज दिए, फोटो भी लगा रहेगा, मतलब विवरण दिए जाएंगे, और एक दिनांक रहेगा कि इस तारीख को आपने अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया है। इसके माध्यम से आपको एक आपका ब्लॉक दे दिया जाएगा, आपका इसी ब्लॉक के अंदर में स्कूल मिलेगा। अच्छा, तो ये जो आपका ये जो लेटर मिला है उस पर ब्लॉक अंकित है या फिर भरभली कहा गया? नहीं, भरभली कहा गया, इस पर अंकित नहीं है। इस पर अंकित नहीं है कि आपको किस ब्लॉक, जिस जिला में आपका जो जिला अलॉट हुआ है वहाँ के किस ब्लॉक में
आपको जाना है, ये वर्बली इनको जो है बताया गया, उस पर रिटेन नहीं है। उसने उन्होंने पीछे पेन से लिख करके अच्छा वहाँ पे बीआरसी ऑफिस में जाना है। अच्छा, कि आप इस ब्लॉक के बीआरसी ऑफिस में जाइए, आगे मतलब प्रक्रिया वहाँ से जिला में डॉक्यूमेंटेशन होगा, जी हाँ, वहाँ सब चीज़ सही रहा, आपका सफलतापूर्वक एक दस्तावेज सत्यापन हो गए, तो अंत में एक रिसीविंग के तौर पर लेटर दिया जाएगा जिसमें आपका व्यक्तिगत विवरण होगा। कुछ निर्देश दिए रहेंगे उसमें। अच्छा, कुछ दिशा निर्देश भी उसमें दिए होंगे। साथ ही उसमें जो है वर्बली आपको बताया जाएगा कि आप जो है इस जिला के फलाने ब्लॉक में जाएं, वहाँ जो है बीआरसी जी हाँ, में आपको जाकर के वहाँ पे जो भी जिम्मेदार पर्सन होंगे, जो अधिकारी होंगे, वहाँ आपको मिलना है जाकर के। उसके बाद वहीं से आपका जो है उसी ब्लॉक में आपका स्कूल अलॉटमेंट होगा। ऐसा आगे की प्रक्रिया भी वहीं से होंगी। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपने करा लिया, बीआरसी आप गए या फिर अभी नहीं गए हैं? नहीं, क्योंकि हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने के बाद वहीं पे थोड़ा और भी काम था, इस वजह से लेट हो गए, तो आज हम नहीं जा पाए, लेकिन अगले दिन जाने की तैयारी है बीआरसी ऑफिस। ऐसा कोई बाध्यता नहीं है कि जिस दिन डॉक्यूमेंटेशन हो उसी दिन बीआरसी जाया जाए? मैंने वहाँ पे स्टाफ से पूछा कि क्या आज ही वहाँ पे जाना आवश्यकता है? अच्छा, उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है, आप आज ही जाइए, आज कल या जब आपका 2-3 दिन के अंदर में, लेकिन जाकर वहाँ पे मिल लीजिएगा जहाँ जरूरी है। लेकिन ये कोई बाध्यता नहीं कि आज ही जाए। अच्छा, ये कोई बाध्यता नहीं है कि जिस दिन दस्तावेज सत्यापन किया जाए उसी दिन जिस ब्लॉक में निर्देशित किया जाता है वो ब्लॉक जाए बीआरसी में मिला, ऐसा कोई बाध्यता नहीं है, वो अगले दिन भी जा सकते हैं। बिल्कुल। 9 to 12 का जो दस्तावेज सत्यापन हो रहे हैं, तो दस्तावेज सत्यापन के बाद जो है उनका ट्रेनिंग ओरिएंटेशन पीरियड जो होता है वो लगभग 15 दिनों का चल रहा है। तो आप 1 to 5 में आपका सिलेक्शन हुआ है, आपका दस्तावेज सत्यापन हुआ, तो ट्रेनिंग को लेकर के क्या दिशा निर्देश दिए गए? 1 to 5 का भी ट्रेनिंग होगा या नहीं होगा, या क्या होगा ट्रेनिंग? अभी वहाँ पे तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया, लेकिन इसके लिए उन्होंने बोला कि ट्रेनिंग होगी, लेकिन इसका निर्देश जो है वो बीआरसी जो ब्लॉक बीआरसी ऑफिस है वहाँ से पता चलेगा, होगी या नहीं होगी, यहाँ पे कंफर्म नहीं किया गया। अच्छा, मतलब जिला में जो काउंसिल सेंटर है जहाँ पे दस्तावेज सत्यापन का कार्य चल रहे हैं, वहाँ से ट्रेनिंग को लेकर के कोई भी दिशा निर्देश नहीं दिया गया है। उनके द्वारा कहा गया कि आप बीआरसी जाएं, वहीं से आपको पता चलेगा कि ट्रेनिंग कब से है, होगी अथवा नहीं होगी। तो ट्रेनिंग के विषय में भी 1 to 5 को लेकर के जो है कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किए गए हैं। बीआरसी में जाएंगे, दस्तावेज सत्यापन जब जिला साहब का हो जाएगा, आप जो है अपने जो भी आपको ब्लॉक अलर्ट होगा वहाँ पे आप जाएंगे, बीआरसी में जाएंगे, वहाँ से आपको इस स्कूल में आपका नियुक्ति होगी, वहाँ से स्कूल भी उसी प्रखंड में आपका अलॉटमेंट होगा। ट्रेनिंग को लेकर के जो है कोई दिशा निर्देश अब तक 1 to 5 के लिए नहीं है, जबकि 9 to 12 का ट्रेनिंग जो है वो दिया जा रहा है। तो आप निश्चिंत होकर के जो है 1 to 5 में यदि आपका सिलेक्शन हुआ है तो आप दस्तावेज सत्यापन के लिए जाएं। 9 to 12 के लिए भी आपका सिलेक्शन हुआ है तो जो है आप जाएं वहाँ पे, और 9 to 12 में आपका सिलेक्शन हुआ है तो चूँकि उनका साथ में जो है ट्रेनिंग भी 15 दिनों के लिए ओरिएंटेशन पीरियड है, तो आप घर से जब जाएँ तो पूरे तैयारी के साथ आप जाएँ। यदि आप 9 to 12 का दस्तावेज सत्यापन के लिए आप जा रहे हैं तो 1 to 5 के लिए भी दिशा निर्देश ट्रेनिंग को लेकर के नहीं हुई है, लेकिन फिर भी 1 to 5 के लिए भी तैयार होकर ही जाए। अगर कहीं दूर आप जा रहे हैं तो होम डिस्ट्रिक्ट है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको जाना है 4-5 डिस्ट्रिक्ट पार होकर के तैयारी से जाए, हो सकता है वहाँ पर दे दिया जाए। हाँ, ये भी बात उचित है कि जब आप पीठ पर जब पिट्ठू बैग लेकर के आ ही रहे हैं तो जो है निमकी ठेकुआ भी घर से बनवा कर ले आए, और जो है 2-3 सेट कपड़ा भी लेकर के चले। पैसा तो अब जो है कैश भी लोग रखते हैं साथ में, अब तो डिजिटल है तो उसके लिए कोई आर्थिक रूप से कोई बहुत ज़्यादा जो है दिक्कत नहीं होगा, लेकिन कुछ नाश्ता पानी खाने का चीज़ और कपड़ा लेकर के आएँ। डॉक्यूमेंट्स जो है आप सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के आएँ ताकि जो मांगा जाए वो आप दे दें। डॉक्यूमेंट्स के लिए क्या डरना है कि ये नहीं ये ले जाएंगे, आपके पास है तो ले लीजिए, क्या दिक्कत है, सारा ले लीजिए। क्योंकि यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं तो उस हिसाब से आप दिखा देंगे। तो इस प्रकार आपको जो है तैयार होकर के और डॉक्यूमेंटेशन के लिए आपको जाना है। अब कुछ हम इनसे व्यक्तिगत रूप से जो जुड़ा हुआ बात है उस पर कुछ चर्चा करेंगे, क्योंकि दस्तावेज सत्यापन को लेकर के हमें नहीं लगता कि कोई और बिंदु पर हमें विचार करना चाहिए। सारे जो दस्तावेज सत्यापन से जुड़े जो बिंदु थे या जो भी बातें थी वो हमने करीब 1 घंटा में संपन्न कर लिया है, और इस 1 घंटा का वीडियो देखने के बाद आप सभी अभ्यर्थियों के मन और मस्तिष्क से दस्तावेज सत्यापन को से जुड़े जो भी आपके मन में संशय और भय है, जो घबराहट है, वो दूर हो जाएंगे। आप बेझिझक जो है बेफिक्र होकर के आप दस्तावेज सत्यापन के लिए जाएंगे कॉन्फिडेंस के साथ, ये हमारी दावा है। रवि जी, आप बताएंगे, आज आपका दस्तावेज सत्यापन हुआ, आपने सफलतापूर्वक दस्तावेज सत्यापन करा भी लिया, तो आप इसको लेकर के जो अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के लिए जाने वाले हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? बिल्कुल जाए, तैयारी के साथ जाएं और अपने सारे डॉक्यूमेंट अवश्य लेकर जाएं, और घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, सब अच्छे से होगा और अच्छा हो भी रहा है, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। पूरी तैयारी के साथ जाएं और पूरी डॉक्यूमेंट लेकर के जाएं, ये ध्यान रखें, डॉक्यूमेंट आप सभी डॉक्यूमेंट लेकर ही जाएं, कि ताकि बाद में आपको वहाँ पहुँचने के बाद समस्या ना हो। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान दें कि सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाएं। बहुत सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें फैल रही हैं कि कई ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फर्जी तरीके से
जो है उन्होंने सीटेट या स्टेट का डॉक्यूमेंट्स लगाया है, या फिर दूसरे राज्य के हैं वो बिहार के स्थायी निवास प्रमाण पत्र और आरक्षण संबंधी जो है दावा पेश करने वाले प्रमाण पत्र उन्होंने लगाया है। तो वैसे जो जानबूझकर जो फर्जी तरीके से जो इसमें अपना आवेदन डाला है और उनका मेरिट में नाम भी आ गया है, तो उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए? जो फर्जी हैं वो आज नहीं तो कल पकड़े ही जाएंगे। बिल्कुल। तो अपना खुद समझें, लेकिन फर्जी हमेशा गलत होता है। वो आज भले पास हो जाए किसी तरीके से चीटिंग करके, कल वो पकड़े ही जाएंगे, ये तो निश्चित है। क्योंकि प्रक्रिया बहुत ऐसा नहीं कि आज आप पास हो गए तो आपका क्लियर हो गया, कंफर्म हो गया। आगे आपका सारा डॉक्यूमेंट जो है विभाग अपने स्तर से चेक करेंगे, वेरीफाई करवाएंगे। तो उसमें आप पकड़े ही जाइएगा। बिल्कुल। आप अगर सही हैं तो 100% क्लियर रहिए। अगर आप कुछ फर्जीवाड़े कर रहे हैं तो आपको डरना चाहिए, पकड़े भी जाइए। बिल्कुल डरना चाहिए, क्योंकि वो गलत है हर हाल। बिल्कुल गलत है। जो खुद के नज़र में यदि सही और सत्य हैं, वे बेझिझक, बेधड़क, बेफिक्र होकर के सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ दस्तावेज सत्यापन हेतु काउंसिल सेंटर पर उपस्थित हों और वे आराम से रिलैक्स मूड में दस्तावेज सत्यापन कराएं। लेकिन जिन्होंने जानबूझकर फर्जीवाड़ा करने का प्रयास किया है, फर्जी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने लगाया है, उनको डरने की आवश्यकता है, क्योंकि बार बार बीपीएससी आयोग के चेयरमैन ने कहा है कि मुन्ना भाई के लिए जो है वो बेहतर व्यवस्था है। और हो सकता है, क्योंकि जितने आराम से आपको बताया गया उतनी ही सरलता से डॉक्यूमेंटेशन का कार्य हो रहा है। आप वहाँ पे जो है हो सकता है कि आप निकल जाएं और आप खुश हो जाएं कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन हो गया, वेरीफाइड हो गया। लेकिन ये अंतिम चरण नहीं है आपके डॉक्यूमेंटेशन का। डॉक्यूमेंटेशन कई चरणों में होते रहते हैं। जब भी पकड़ा जाएगा आप पे कार्रवाइयाँ होंगी, जेल जाएंगे, जुर्माने भी भरने पड़ सकते हैं। हो सकता है कि नियुक्ति के 6 महीना बाद आप पकड़े जाएँ, 6 महीना तक आप जो है पेमेंट उठा लेंगे, तो भरपाई एक बार आपको करना पड़ेगा, साथ में जेल भी जाएंगे और भविष्य में आप कोई भी भर्ती में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे, अर्थात आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। इसलिए जो जानबूझकर फर्जी किए हैं उन्हें तो हर हाल में डरना चाहिए और उन्हें कोशिश करना चाहिए कि वो दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित न हो, तो उनके आगे भविष्य के लिए बेहतर होगा। और भी हम बातें कर लेते हैं। आपका सिलेक्शन हुआ तो आपके घर में खुशी का माहौल होगा और होना भी चाहिए। जब किसी एक सामान्य किसान का पुत्र का जब नौकरी होता है तो घर में खुशियाँ होती हैं, क्योंकि जो है देहात क्षेत्र से आप रहने वाले हैं और जैसा कि हमें पता चला है कि आपके पिताजी गृहस्थ हैं, किसानी करते हैं। और तो एक किसान का जब बेटा घर से निकल करके जो सरकारी नौकरी लेता है तो घर में खुशियाँ होती हैं, खुशियाँ होनी भी चाहिए। और हमारे तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो और आपके जो परिवार हैं, जो पूर्वज हैं और आगे आने वाले जो आपका भविष्य है वो भी सुनहरा हो, सब के जीवन में खुशियाँ आएँ। दशहरा का समय है और इस वर्ष का दशहरा जो है आपके परिवार में खुशियाँ लाई हैं। तो क्या आप अपने परिवार से अकेले ही इस शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित हुए थे और आपका ही सिलेक्शन हुआ है? क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा हैं, उनका पति पत्नी दोनों का सिलेक्शन हुआ है, एक ही घर में भाई बहन का हो गया है। तो आपके साथ क्या है, सिर्फ आप अकेला इसमें सिलेक्ट हुए हैं या आपके परिवार से कोई और भी लोग थे जो इसमें सिलेक्शन हुआ है जिनका? हमारे परिवार से कुल हम लोग 3 लोग का सिलेक्शन हुआ है। एक हम हैं और मेरी 2 बहनें हैं। उन लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है। घर में खुशी का माहौल है, सब लोग मतलब एक ही परिवार से 3 लोगों का बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन हुआ है और बिहार में शिक्षक बन, और जो बिहार पर शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन का जो धावा लगा है, एक ही परिवार से 3 योग्य शिक्षक जो है बिहार के गरीब किसान मजदूर का बेटा जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, उनके भविष्य को संवारने के लिए ये लोग तैयार हैं। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपके परिवार के साथ गांव में भी खुशियाँ होंगी कि एक गांव से जो है 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ है। तो परिवार से तो 3 ही लोगों का सिलेक्शन हुआ है, क्या गांव से और भी लोगों का सिलेक्शन हुआ है आपके गांव से, या फिर आप ही एक ही परिवार से 3 ही लोग हैं? नहीं, हम लोग एक ही परिवार से 3 ही लोग हैं। अच्छा, गांव से किसी अन्य व्यक्तियों का सिलेक्शन नहीं हुआ? शायद गांव से कोई सम्मिलित भी हुआ था या फिर आप ही लोग थे? नहीं, कुछ लोग थे गांव से भी, लेकिन जानकारी मेरे नहीं हुआ है। अच्छा, लोग का 3 ही लोगों का हुआ है अभी तक, जैसा जानकारी मतलब मिल पाया है। अच्छा। तो इसमें आपका तो चूँकि अच्छे मार्क्स होने के कारण आपका होम डिस्ट्रिक्ट मिला है, तो आपकी बहनों के साथ क्या स्थिति है? क्या उन्हें भी होम डिस्ट्रिक्ट मिला है या फिर दूर उनको दूसरे जिला में भेज दिया गया है? उन लोग के साथ थोड़ा सा स्थिति अलग तरीके की है। अच्छा। उन लोग का होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिल पाया उन लोग को, और ऐसा भी नहीं कि आसपास का जिला मिला हो। एक को तो बहुत दूर, काफ़ी दूर भेज दिया गया। पता ना बीपीएससी किस तरीके से काम करे, क्या इसका अपना तरीका है। ये
हम लोग औरंगाबाद जिला से आते हैं। अच्छा। और मेरी एक बहन को जो है पूर्णिया जिला, जो कि बंगाल के पश्चिम बंगाल का बॉर्डर से शेयर करता है, गंगा के उस पार। गंगा के उस पार। समझिए कितनी दूरी है, बीच में कितने जिले पड़ते हैं। आप औरंगाबाद से हैं? जी हाँ। आपकी बहन औरंगाबाद से है और उसका शादीशुदा भी औरंगाबाद। अच्छा, वो शादीशुदा भी जी हाँ, है? शादीशुदा वो है। शादीशुदा है, तो उनका हस्बैंड क्या करते हैं? रहते हैं बाहर में, लिमिटेड कंपनी, दूसरे कार्य में वो इंगेज हैं, बाहर कोई कार्य करते हैं, प्राइवेट जॉब में है। प्राइवेट जॉब में हैं। और बहन का जो है वो घर से काफ़ी दूर गंगा के उस पार बंगाल के बॉर्डर पर पूर्णिया जिले में हुए हैं। आप खुद समझ सकते हैं कि औरंगाबाद से पूर्णिया जाने के लिए कोई सीधा रास्ता नहीं है। यहाँ से जाने के लिए काफ़ी पापड़ बेलना पड़ता है और बहुत समस्या है। एक बहन का तो ठीक है, नवादा में है, तो अच्छा, यहाँ से गया नवादा, मतलब 1-2 जिला नज़दीक है, उतना दूरी नहीं है। बीपीएससी को इस पर देखना चाहिए था कि आसपास की, अगर होम जिला नहीं भी दे सके तो जो नज़दीक के जिले हैं, बॉर्डर जो शेयर करते हैं, या एक जिला जो छोड़ करके है, वो तो जितना नज़दीक हो सके जिसमें वैकेंसी खाली हो उनमें देना चाहिए था। और खासकर महिलाओं के ऊपर ये ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि हमने ऐसा पाया है, जैसा लोगों का कमेंट्स आते रहते हैं और पता चलता है कि औरंगाबाद जिला है, अब यहाँ पे जिनका जो है कम मार्क्स हैं उनका दूसरे जिला में भेजा गया, और वहाँ के अभ्यर्थी जिनका कम मार्क्स है इस जिला में भेजा गया। अर्थात कम मार्क्स वाले प्रत्येक जिला में उनका नियुक्ति हो रही है, लेकिन दूसरे जिला से हैं। तो क्या मायने रख जाता है, जिनका कम मार्क्स है, दूसरे जिला के कम मार्क्स वाले जब इस जिला में आ सकते हैं, तो इसी जिला के कम मार्क्स वाले इस जिला में क्यों नहीं रह सकते हैं? बिल्कुल रह सकते हैं। ये क्या फंडा शिक्षा विभाग या बीपीएससी अपनाया है वही जाने, लेकिन ये फंडा सही नहीं लगता हमें, खास करके जो है जो फीमेल अभ्यर्थी हैं उनके संदर्भ में, क्योंकि अब इनकी 2 बहनें जो शादीशुदा हैं और उनके हस्बैंड दूसरे कार्य में इंगेज हैं, और बहनों का सिलेक्शन मायके और ससुराल से भी दूसरे काफ़ी दूर 150, 200, 250 किलोमीटर की दूरी पर हुई है, तो कैसे वो मैनेज करेंगे? क्योंकि यह कुछ दिनों की बात तो है नहीं, यह जो है कम से कम 3 साल तो वहाँ पे रहना ही होगा। 3 साल के बाद जो है वह स्थानांतरण हो ही जाए, इसका भी कोई तय नहीं है। जब तक स्थानांतरण नहीं होता है तब तक वहाँ रहना ही होगा। किस प्रकार ऐसे मैनेज करेंगे लोग? दूसरी बात, हमें काउंसलिंग सेंटर पर कुछ मिले अभ्यर्थी जो कि औरंगाबाद के निवासी थे, अच्छा, लेकिन उनका कहीं और काउंसलिंग सेंटर था। अच्छा, कुछ तो विकलांग जो अभ्यर्थी थे, जो फिजिकल रूप से चैलेंजेड है, वैसे अभ्यर्थी का भी किसी और जिला में, दूसरे ऐसा नहीं नजदीक जिला में, काफी दूर जिला में दूसरे जिला में दे दिया गया है, मतलब गंगा के उस पर भेज दिया गया। और जो फिजिकल रूप से चैलेंज अभ्यर्थी हैं उन लोग का, अच्छा, उनके साथ भी ऐसा समस्या। तो आप बता रहे हैं कि दूसरे जिला में जिनका जिला अलॉट हुआ है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, दिव्यांग हो, तो वो आज आपके सेंटर पर क्या करने आए थे? वो उत्सुकता से, मतलब जानकारी एकत्रित करने, क्या क्या चाहिए, किस तरह से हो रही है, ताकि पहले से वो ना इसके विषय में जान ले, इन्फॉर्मेशन वो और जान ले, और निश्चिंत होकर के वो जहाँ भी जिला अलॉट हुआ है वो जाएं और वहाँ पे वो अपना दस्तावेज सत्यापन करा लें। व्यवस्था देखने भी आए थे किस तरीके से हो रही है, किस तरीके से हो रहा है, अभ्यर्थी के बीच क्या चल रहा है, यानी कि वो जानने और समझने के लिए आए हुए थे, माहौल समझने। अच्छा अच्छा। तो इस प्रकार जो औरंगाबाद जिला के थे, जिनका दूसरा जिला अलॉट हुआ है और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आज नहीं था, वैसे अभ्यर्थी भी इनके काउंसिल सेंटर पर आए हुए थे जानकारी प्राप्त करने के लिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाने हैं, और ताकि वो निश्चिंत होकर के अपने घर से जहाँ भी उनका जिला अलॉट हुआ है वहाँ पर जाएँ और आराम से जो है वो सफलतापूर्वक अपना दस्तावेज सत्यापन करा करके नियुक्ति पत्र लेकर के और घर वापस आ जाएँ। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। अंत में मेरा एक सवाल रहेगा आपसे कि आपके साथ आपकी 2 अन्य बहनों की भी इसमें सफलता हासिल हुई है, तो आप अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहेंगे? निश्चित रूप से अपने फैमिली को, माता पिता को। बिल्कुल वो इसमें काफ़ी शुरू से ही सहयोग देते रहे हैं। अच्छा, और इसके प्रति उन लोग का मतलब थोड़ा सपोर्टिव रहा है, जिसके लिए फैमिली फर्स्ट, और साथ में शिक्षक भी बहुत सारे हैं, ऑनलाइन माध्यम हो या इस तरीके से। फैमिली का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा है, बहुत बड़ा रोल रहा है, क्योंकि आप एक किसान पुत्र हैं और गांव में रहते हैं, तो किसान के पुत्रों का कार्य भी काफ़ी होते हैं। बहुत सारे माता पिता जो हैं वो मजबूरीवश अपने पुत्र पुत्रियों को उस कार्य में इंगेज करते हैं। तो क्या कुछ आपके साथ ऐसा हुआ, या फिर आपको माता पिता जो है खुद कष्ट सहते हुए आपको फ्री जो है काफ़ी सपोर्टिव रह करके और आपको समय दिए कि पढ़ो और कुछ करो, ऐसा क्या आपके साथ अपने माता पिता का मेरे प्रति उनका काफ़ी सपोर्टिव रहा? अच्छा तरीका। मेरे फैमिली में सब लोग पढ़ाई के प्रति थोड़ा सा है सपोर्टिव। अच्छा, उत्सुक रहते हैं कि भाई फैमिली में कोई आगे चले, निकले, इसलिए सब लोग सपोर्टिव थे इसको लेकर के। और अन्य काम में नहीं हम हुए हैं, ज़्यादातर अपना समय पढ़ाई के लिए दिए, जिसका परिणाम भी है और खुशी भी हो रही है। तो इस प्रकार जो है इससे सीख लेना चाहिए जो भी हमारे चैनल को देख रहे हैं माता पिता और साथ में जो युवा साथी, कि उन्हें जो है अपने पढ़ाई के प्रति अपना ध्यान जो है वो आकर्षित रखना चाहिए। साथ में जो माता पिता हैं
उनको भी सपोर्टिव होना चाहिए, उनको जो है अवसर प्रदान करना चाहिए ताकि वो पढ़कर कुछ करें। ऐसा ना हो कि सिर्फ जो है पढ़ाई में एक दिखावे मात्र से जो है वो पढ़ाई में उनको इंगेज रख करके कार्य में भी इंगेज रखें और उनको ऊपर दबाव डालें कि तुम पढ़ रहे हो तो कुछ करो, क्योंकि कुछ करने के लिए जो है उस पर समय, सफलता समय मांगती है, समय देना पड़ता है। तो इसके लिए अपने जो है जो भी माता पिता देख रहे हैं हमारे चैनल को, उनको अपने पुत्र पुत्रियों के प्रति इस प्रकार से सपोर्टिव होना चाहिए, बेहद आवश्यकता है, बेहद ज़रूरत है। और आज के डेट में जो है शिक्षा का काफ़ी महत्व है। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो आपको दुनिया सलामी देगी। भले ही आप पढ़ लिखने के बाद जो है किसी ओहदे पर न पहुंच पाए, कोई सरकारी नौकरी न ले पाए, लेकिन यदि आपके पास शिक्षा है तो आप समाज में एक प्रतिष्ठित जीवन जिएंगे और समाज जो है आपको जो है तवज्जो देगी। तो इसलिए शिक्षा सभी के लिए आवश्यक है आज के डेट में, क्योंकि 21वीं सदी है, आर्थिक युग है और जो है सभी लोग शिक्षित होते जा रहे हैं। इसलिए शिक्षा के प्रति सभी का आकर्षण होना चाहिए, नवयुवा साथियों को भी और माता पिता को भी, कि वे खुद पढ़े हों या ना पढ़े हों या कम पढ़े हों, किसान हों, मजदूर हों, मीडियम परिवार से हों, गरीब परिवार से हों, और सारे अपने पुत्र पुत्रियों को स्कूल जरूर भेजें। अब तो अवश्य ही भेजें, चूँकि अब जो इस बार की जो वैकेंसी आई है इसमें बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा पास कर बेहद ही योग्य, कुशल, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ, ज्ञानी, जिनके अंदर बुद्धिमत्ता भरा हुआ है, वैसे शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है। तो आप जो है निजी विद्यालयों में यदि पढ़ा रहे हैं तो आप जो है साथ में कुछ दिनों के लिए आप अवश्य ही भेज करके देखें। यदि रिस्पॉन्स अच्छा हो तो आप अपने पुत्र पुत्रियों को अब जो है 2024 से अवश्य ही सरकारी विद्यालयों में भेजने का प्रयास करें, क्योंकि अब की जो शिक्षा है वो पूर्व की शिक्षा से काफ़ी कुछ बदलाव देखने को आपको मिलेगा। बिहार जिस पर शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ेपन का धब्बा लगा हुआ है, 2024 से शिक्षा के क्षेत्र में बिहार का दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है, क्योंकि जो अब जो शिक्षक बहाल होकर के जाए हैं वो काफ़ी योग्य हैं, उनमें लालसा भी है कि बिहार को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए आपको और आपके उन दोनों बहनों को भी शुभकामनाएं देते हैं कि उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है सफलतापूर्वक संपन्न हो, उन्हें भी नियुक्ति पत्र मिले। हालांकि दुख इस बात की है कि उनको परिवार से अलग रह करके और काफ़ी दूर उनको जो है चूँकि उनके अंदर जो है शिक्षा देने का एक लालसा है, तो सेवा के क्षेत्र में वो जा रहे हैं, शिक्षा के सेवा के क्षेत्र में वो जा रहे हैं। इस बात का दुख है कि उनको दूर जाना पड़ रहा है। ऐसा इस पर जो है बीपीएससी आयोग, शिक्षा विभाग को ध्यान देना चाहिए था, खासकर महिला अभ्यर्थियों को लेकर के, कि उनको होम डिस्ट्रिक्ट यदि ना मिले तो उनके आसपास का कोई डिस्ट्रिक्ट ही मिल जाता, ताकि वो आराम से जो है वहाँ पे ड्यूटी कर लेते, काफ़ी दूर न जा पाते। यदि दूर भेजा भी गया तो ऐसे इलाके भेज दिया गया जहाँ से उसका सीधा रास्ता भी नहीं है, जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब महिला जो शादीशुदा हैं वहाँ जाएंगे, उनके हस्बैंड कहीं और काम कर रहे होते हैं, तो उनको काम छोड़ करके जो है उनके साथ रहना मजबूरी हो जाता है, क्योंकि भले ही 21वीं सदी है, कहने मात्र की बात है कि महिलाएं अब स्वतंत्र हैं, महिला कहीं भी अकेले रह रही हैं, जो है इस प्रकार से सिर्फ एक सैद्धांतिक बातें हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पर जो है ये कितना सही और सत्य है और वो सब कोई पता है, सबको कोई जानता है कि वो अकेले रह करके किस प्रकार से वो अपना जीवन जी सकते हैं। इसलिए परिवार के साथ तो रहना ही होगा। अब इसमें एक और बातें जो हमको देखने को लग रही है कि इस प्रकार से जो जिला अलॉट किया गया है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, अब बिहार सरकार राज्यकर्मी का जो है उस पर एक मुहर लगा रही है और साथ में जो है पेमेंट भी दे रही है। लेकिन हमको लगता है कि जितना जैसे भेजा जा रहा है वहाँ पे रहने, क्योंकि जो महिला हैं खासकर वो तो अपने परिवार के साथ ही रहेंगे, पुरुष भी जिनका शादीशुदा है वो अपना बीवी बच्चों के साथ ही रहेंगे, तो इसलिए उनका रहने में ही आधा जो पेमेंट का पैसा है वो खर्च हो जाएंगे। तो इस पर ध्यान देना चाहिए था आयोग और विभाग को। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार पुनः, और आपके उज्जवल भविष्य का कामना करते हुए आपके और आपके दोनों बहनों को भी हम हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। विजयादशमी के टाइम पर, दशहरा के समय पर आपके घर में खुशियाँ आई हैं, तो इसी प्रकार हम अपने सभी व्यूअर्स को भी उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए जो सिलेक्ट हुए हैं उनको हार्दिक बधाइयाँ और शुभकामनाएँ, और जो रह गए हैं आगे आने वाले भर्तियों के लिए उनको तैयारी में जुटे रहना चाहिए, और उनको भी आगे आने वाली भर्ती में सिलेक्ट हों और वो भी शिक्षक बन जो है बिहार के पर जो धब्बा लगा है शैक्षिक पिछड़ेपन का, उसको दूर करने का प्रयास में जुटे। तो उनको भी अग्रिम बधाइयाँ हमारे तरफ से। तो सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद इतने लंबे समय तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए। जय हिंद। थैंक यू, धन्यवाद।